नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में ठीक 12 बजे सोमवार के दिन इस नए हफ्ते पर जो स्टैट्स कह रहे हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक प्रोस्पेक्टिव सेकंड हाफ के लिए होल्ड करेंगे, बनाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे आज आशीष बहती, उनसे करेंगे चर्चा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा प्लीज़ एक बार स्टैट्स को देखते हैं और इस वक्त के जो सूरत हाल है, इंडस्ट्रीज का लेवल है, उसको देखते हैं। इट्स 25439। आप कह सकते हैं कि अभी भी हम काफ़ी हद तक डे लो की ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और मतलब एक छोटी सी रेंज में इंडेक्स कुल मिला के आज लगभग आप समझिएगा कि 70-80 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है। और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो वो इस वक्त 0.15% नीचे 46,959 पर ट्रेड करता हुआ, और साथ ही साथ लगभग आधा % आपका निफ्टी आईटी नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, मैं आऊँगा निफ्टी बैंक पे आपसे बातचीत करूँगा, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहूँगा। ट्रेड डील और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील इस वक्त एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है। ट्रेड डील पर भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। भारत को यूएस से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करनी चाहिए, ये कहना है सीआई के नए प्रेसिडेंट राजीव हिमानी का। आइए सीआई के प्रेसिडेंट से खास बातचीत करी मेरे सहयोगी असीम ने। उन्होंने क्या कहा, इसको सुनते हैं एक बार जरा। हमारे साथ इस वक्त सीआई के नए प्रेसिडेंट राजीव हिमानी है। राजीव EY के चेयरमैन भी हैं। सर, सबसे पहले तो यूएस और जो हॉट टॉपिक है यूएस और इंडिया का ट्रेड डील, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, खासतौर पे कि अभी बहुत कम वक्त बचा हुआ है। हालांकि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उन्होंने संकेत दिए हैं कि डील टाइमलाइन में नहीं होगी। आप लोगों को क्या कंसर्न है? आपको लगता है कि पहले तो ये कि आपको लगता है कि जो डेडलाइन है 9 जुलाई तक की, उसमें ही हो पाएगी? ये बहुत जल्दी जो भी नेगोशिएशन हो रही है काफ़ी स्पीड से हो रही है। और दूसरा, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी बाकी भी शाखाएं जो सरकार की हैं उन्होंने इंडस्ट्री के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है ये समझने के लिए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ तकलीफ़ आ सकती है, कहाँ कहाँ लोगों की चिंताएं हैं, और उसको अच्छी तरह समझने के बाद उन्होंने पूरा और हर एक इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री सीआई के तरफ से सीआई कई इंडस्ट्रीज़ कई को लेकर इश्यूज कंसर्न्स बनाकर अपॉर्चुनिटीज़ बनाकर सरकार के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुए हैं। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार ने बहुत डिटेल वर्किंग की है, गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंडिंग की है कि क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न्स है, जिससे उसको सही तरीके से जब नेगोशिएशन चल रहा हो उसको अच्छी तरह हर एक चीज़ों का इम्पैक्ट समझा जाए और वो उसका इम्प्लीकेशन करा जाए। और जो मंत्री जी ने ये भी बोला कि कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, और अगर ये तभी करेंगे अगर भारत के हित में हो, तो इंडस्ट्री बिल्कुल उसके साथ खड़ी है कि हमें वही करना चाहिए, चाहे किसी एक इंडस्ट्री का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा हो, पर जो चीज़ भारत के हित में है, ओवरऑल हित में है, वही करना चाहिए। हो सकता है इसमें हो नहीं हो, कुछ दिन आगे हो, कुछ दिन पीछे हो, वो ठीक है। लेकिन सर, रेसिप्रोकल टैरिफ्स 9 जुलाई से हो जाएंगे, 26% के आसपास हो सकते हैं, तो एक थोड़ा सा डिप आ सकता है, इंडस्ट्री के लिए कंसर्न हो सकता है यहाँ पे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा डिप आएगा। कंसर्न जरूर है, कई सेक्टर्स में कंसर्न है, पर इतना बड़ा मसला नहीं है कि पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो या कुछ हो। कुछ सेक्टर्स में डिप आ सकता है, कई सेक्टर्स जहाँ पे बाकी देश का ड्यूटी कम है और वो देश अगर उस प्रोडक्ट पे compete कर रहे हैं इंडिया से, तो निश्चय ही उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, तो उसके कारण कई जगह इम्पैक्ट होगा। बट ये चलता रहता है बिजनेस में, कई बार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है। कोई और मार्केट ढूंढेंगे, कोई और जगह काम करेंगे, कुछ इम्पैक्ट रहेगा, हो सकता है कुछ फ़ायदा भी हो कहीं पे, वो चलता रहेगा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ना हो तो
कुछ ना कुछ उसका समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन सब बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, या आप कहें हम एग्रीकल्चर है, जहां पर के अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है, तो उसमें आपको थोड़ा सा असर दिखेगा। स्टील पर भी ड्यूटीज लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। नहीं, स्टील पे तो ऑलरेडी है, लगा हुआ ही है, तो वो तो वैसे है, वैसे ही चल रहा है। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी पूरा उसको समझने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़ा तबका है भारत का जिस पे उस पे फ़र्क पड़ता है, एग्रीकल्चर पे फ़र्क पड़ता है, और एग्रीकल्चर में क्या सब्सिडीज़ हैं, क्या नहीं है दोनों देशों के प्रति, वो समझना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में जो भी, मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट पूरा जाएगी, और जो भी जाएगी अगर पहले फेज़ में, तो वो बड़े कंट्रोल तरीके से जाएगी, तो उसका मेरे ख्याल से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, आप सुन रहे थे सीआईआई प्रेसिडेंट राजीव हिमानी को। खैर, अब इस ट्रेड डील इशू से बाहर निकलते हैं और अब आते हैं स्टैट्स पे। देखिए, सुबह क्या बात हुई थी। लास्ट वीक का हमारा जो फॉल था, आई थिंक 25,680 से लेकर लगभग 25,310, वो हमने प्रेडिक्ट किया था फॉर टेंडेमा लो था। शुक्रवार के स्टैट्स में एक चीज़ अच्छी थी, मतलब टेंडेमा का लो था, और एक और चीज़ अच्छी थी, निफ्टी बैंक का लो 20 डे में था। एक और चीज़ अच्छी थी कि एफआईआईज अपने सारे नेगेटिव स्टैट्स के बीच में 64,000 कॉन्ट्रैक्ट से पुट शॉर्ट पे थे। तो इसीलिए हमने तय किया था कि अभी भी हमें जिस जोन को ट्रेड करना है वो है RS1 और बेस 1 के बीच में परसिस्ट करता हुआ। लिखिए आइए RS1 स्क्रीन पे। RS1 क्या था? इट वॉज 2515, 25 मतलब 512 और 556। जब जब इस ट्रजेक्टरी में जाएगा हम सेल ट्रेड लेंगे। 2 बार आप इस ट्रजेक्टरी में गए, एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग में 9:39 पे, उसके बाद एक बार गए आप 11:01 पर, और दोनों बार इंडेक्स वहां से कोलैप्स हुआ, दोनों बार। क्यों? यानी वहां 25,500 पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स बैठे हुए हैं, सबसे बड़े कॉलाइटर्स बैठे हुए हैं। ये बावजूद इसके हुआ कि आपका रिलायंस स्ट्रॉन्ग था, ये बावजूद उसके हुआ जब सुबह सुबह HDFC बैंक इनिशियल जंप ले रहा था, इसके बावजूद हुआ कि हम 2 बार कॉल राइटर्स के जोन से सिंक हुए। बट क्या बाय ट्रेड इमर्ज हुआ अब तक? बाय ट्रेड्स के लिए मैंने जो प्रॉपर्टी तय की थी वो थी बेस 1, और बेस 1 क्या है? वही 10 डेमा और दूसरे पुट राइटर का जोन। इट वॉज 295 एंड 553। फ्रेंकली स्पीकिंग वो नहीं आया। मैं जहां जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर मानता हूं वो है पहला बेस, टू पिक अ लॉन्ग ट्रेड। अदरवाइज मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूंगा टू शॉर्ट निफ्टी एट हायर लेवल्स। 2 बार वो चीज मेरे हक में गई। स्टैट्स क्या कहते हैं आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आएंगे कॉलाइटर्स 3। देखिए 25,500 के कॉलाइटर्स को देखिए। आउटस्टैंडिंग ओआई जो वहां पर है वो अब 1.25 करोड़ का हो गया। 56 लाख तो इंटरडे बिके, और दूसरी ओर 25,500 का पुट राइटर वो लगातार एग्जिट कर रहा है। इवन 6 लाख शेयर हुए, और 24,400 की पुट जहां पे हम अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत साइजेबल आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड भी नहीं करती, तो उसका सिग्निफिकेंस मेरे लिए नहीं है एज पर द ऑप्शन स्टैट्स। अगर कोई चीज मैटर करने लायक है तो वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि रनिंग मार्केट में अब 10 डे में परसिस्ट करता है। मैं बता रहा हूं आपको, ये करीब आता है 378 के आसपास, 388 378 के आसपास आता है। तो अगर हमें लॉन्ग ट्रेड पिक करना होगा तो वही बेस 1 के आसपास। अभी भी स्टैट्स यही कहते हैं। और फिर RS1 लेके आइएगा। सिंस हम तवज्जो इस बात को भी दे रहे हैं कि 10 डे में हमने शुक्रवार को छुआ और अब तक हम उसके पास नहीं जा रहे हैं, अगर RS1 कटता है तो याद रखिएगा इट्स 25512 एंड 556। अगर RS1 कटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग भी आएगा विच विल टेक अस टू 631, 681 एंड 723। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिलायंस आज स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी बैंक सिंक नहीं कर रहा है। दैट्स द क्रिटिकल फैक्टर। निफ्टी बैंक सिंक नहीं कर रहा। अब निफ्टी बैंक पे आइए, फिर चलते हैं आशीष जी के पास। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी कि टिल द टाइम RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है 57,100 और 57,267, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा हम सेल ट्रेड लेंगे। सुबह गया, सिंक हुआ। ये 2 कॉल राइटर्स हैं जिनके पार हम नहीं निकल पा रहे हैं। बट बात क्या हुई थी कि इवन अगर हम शॉर्ट करते भी हैं तो हम बेस 1 की ट्रजेक्टरी के नीचे उस शॉर्ट ट्रेड को नहीं ले जाएंगे, बिकॉज बेस 1 जो है 690 और 548 इसको स्पॉन्सर कर रहा है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब तक ठीक ठाक रहा, बट अगेन कह रहा हूं
फॉर शॉर्ट कवरिंग आपको RS1 बाइसेक्ट करना पड़ेगा, और फॉर ए रिवर्सल ट्रेड अगर एक अच्छा जनरेट होता है तो वो 20 DMA के नज़दीक होगा। स्टैट्स देखते हैं एक बार। स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के। 3 कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 57,000 की कॉल क्या कर रही है, 57,200 की कॉल क्या कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं है, बट एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि 57,000 का इन द मनी पुट राइटर वो 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़ा है, और करीब 73,000 पुट भी की है। दैट्स गुड। ये चीज़ थोड़ी सी निफ्टी बैंक के फेवर में जाती है। आशीष, इंडेक्स पे आपका व्यू, कैसे अप्रोच करेंगे आप इंडेक्स को, निफ्टी बैंक को, और आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। या जैसे आपने बताया कि एक छोटी रेंज में चल रहा है निफ्टी, और क्लियर डायरेक्शन अभी तक कैचअप नहीं प्ले किया, जबकि रिलायंस का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया। बट जिस हिसाब से आईटी और थोड़ा सा बैंक निफ्टी सिंक होता हुआ देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे अभी फ्रेश ट्रेड लॉन्ग की नहीं बनाई जा सकती है। जिनके पास भी लॉन्ग है सिर्फ वो बने रहे। 25,300 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में हमें लग रहा है शायद पुल बैक अगर आईटी का कंट्रीब्यूशन आता है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव रुझान आता है, तो 25,600 तक का भी मूव दिखा सकता है। तो 200 पॉइंट की रैली हम यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी में प्रेशर बना हुआ है। ओवरऑल जो प्राइवेट बैंक है, ICICI, एक्सिस, दोनों में रेड में ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट इवन HDFC भी अब रेड में स्लिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा कॉशियस है। जो भी लॉन्ग है उनको हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में से लॉन्ग एग्जिट करने की सलाह है, और निफ्टी में लॉन्ग बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है। ये इंडेक्स पे आपका आशीष जी व्यू हो गया, और निफ्टी बैंक पे बात काफ़ी। देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स पे मैंडेट बनाना, ट्रेड करना, वो अभी भी अगर इन कंपैरिजन तो इंडेक्स देखें ना, वो बेटर है। आज FMCG लीड लेता हुआ। आशीष क्या पिक कर रहे हैं, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज। जी, वीरेंद्र जी, पहला तो FMCG से ही रहेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, और उसमें से मैरिको में खरीदारी की सलाह रहेगी। मैरिको अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे भी इतना स्ट्रांग मोमेंटम इसमें बना हुआ है। तो मैरिको में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 730 के करीब का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 750 तक का जोन देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो ग्लेनमार्क का। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है ग्लेनमार्क में, और जिस हिसाब से ग्लेनमार्क में कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बन रहे हैं, उसमें काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पर 1830 का स्टॉप लॉस लगाकर ग्लेनमार्क में बन सकता है। वीरेंद्र जी, ये तीसरा स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, स्टॉक 20 डेमा के पास आ गया, और जिस हिसाब से अब PSU बैंक में मोमेंटम बन रहा है वो अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 238 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 250 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे ख्याल से वो स्टॉक है, जब सुबह हम बातचीत कर रहे थे तो पहली बार किसी बैंक ने सुबह जो अपटिक जनरेट किया था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। और एक बात याद रखिएगा, इस वक्त एक जहाँ तक पोजीशनिंग का सवाल है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो है उसकी प्लेसमेंट फार बेटर है इन कंपैरिजन विद निफ्टी बैंक। देखिए, समावेश इसका भी उसी में ही है, बट स्टिल जिसे कहते हैं एज, ब्रेकआउट के एज पे बैठी हुई कोई चीज़ अगर है तो वो है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। हम ऑलमोस्ट इस वक्त आप समझिए कि 20 अगस्त 2024 के बाद के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेड में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री में, नॉट एग्जैक्टली हाई बट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट अच्छी है। 3 कॉल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें से एक हो गई जो आशीष जी ने पिक करी, और जरा एक एक करके ट्रेड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। मैरिको फ्यूचर्स ये वो स्टॉक है जिसने पहला पुल बैक लिया था क्वार्टरली अपडेट्स के बाद शुक्रवार को, एक्सटेंड करता हुआ अपने स्विंग को 741 पे ट्रेड कर रहा है। 750 का लक्ष्य है, 730 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ट्रेड है ग्लेनमार्क, फार्मा स्पेस में, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। एक बार इस स्टॉक को रखिएगा स्क्रीन पे। आशीष ने क्यों पिक किया इसको देख लेते हैं। इट्स 1859। आज ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई बाइसेक्ट करता हुआ। वो प्रीवियस स्विंग हाई क्या है, वो है मतलब अक्टूबर 2024 का। तो ये बड़ी बात है जनाब, ये बड़ी बात है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। और तीसरा स्टॉक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। निफ्टी फर्दर ड्रिफ्ट हुआ है और नीचे आया है 25,424। तो अगर आपने सेल ट्रेड पे काम किया है
तो अब हमें याद रखिएगा, या तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना है या फिर हम वेट करें बेस वन का, उसको कवर करने के लिए। लेके आएगा टिक बाई टिक चार्ज, इट्स 25426, यानी बावजूद इसके कि एफएमसीजी अच्छा कर रहा है और रिलायंस अच्छा कर रहा है, निफ्टी आईटी एक बार फिर से अपना स्विंग लो 10:06 का उसको टेस्ट करता हुआ। लेट्स सी, आई मीन एक बात याद रखिएगा, बताओ ट्रेडर, थर्ड स्ट्राइक इज क्रिटिकल, चाहे वो इंटरडे में हो, चाहे पोजिशनली हो, या फिर वीकली हो, मंथली हो, कुछ भी, थर्ड स्ट्राइक इज क्रिटिकल। अगर हम अब इस जोन के नीचे सस्टेन करेंगे, मतलब 420 409 के नीचे, तो पैनिक होगा, अदरवाइज शायद यहाँ से पुल बैक भी दे दे। इट्स थर्ड वन, इसलिए मैं सोचा कि मेंशन कर देता हूँ पहले। पर अब आशीष के पास चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, जियो फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है। ये ऑलरेडी हमने एक दो बार लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, और जिस हिसाब से इस कंटिन्यूसली पैटर्न बन रहे हैं इसमें, हमें लग रहा है अब इसमें से ऑप्शन में ट्रेड करना काफ़ी फेवरेबल रहेगा। तो 330 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 9.5 रुपये के करीब ये चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है 6 रुपये का ऐसे लगाना है, और ऊपर में मुझे लगता है इसमें 15 रुपये तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, एक बार जियो का चार्ट लेके आइए। देखिए, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत जियो भी आती है। तो कोई भी ट्रेडिंग का नज़रिया हो, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया हो, एक तर्क अपने वित्त सलाहकार के जरूर ला लें, या फिर जिससे भी अगर आप देखें आप कंसल्ट करते हैं। बट इट्स जियो एट 328 जो कि इस वक्त ट्रेड कर रहा है, मतलब इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास, पोस्ट 26 दिसंबर 2004। और ये वो जोन है, एक बात याद रखिएगा, जब 26 दिसंबर को, इस पर एक बार 200 डेमा ड्रॉ कर देंगे जरा प्लीज। 26 दिसंबर को 200 डेमा टूटा था ना, उसके बाद ये स्टॉक 322 का 191 होके आया, यानी एक हिस्टोरिकली क्रिटिकल लेवल ये रीगेन कर रहा है। आशीष की कॉल ये है, ये देखिए, ये जो वो 200 डेमा जहां ब्रीच हुआ था ना, ये उसको रीगेन कर रहा है। तो सप्लाई आने की संभावना है, बट अगर कट गया तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। ये पॉइंट था आशीष का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आशीष, अगर मैं आपकी कॉल्स देखी, एक बैंक ऑफ बड़ौदा थी, एक थी आपकी ग्लेनमार्क, और तीसरी कॉल क्या थी मैं भूल गया, बट मेरे ख्याल से आपने आज, अच्छा, मैरिको, यस मैरिको। अदर देन दैट, अगर आप कुछ बास्केट्स को देखें, लाइक कैपिटल गुड्स में कमेंस अच्छा मूव जनरेट कर रहा है। लुक एट CSC, एक टेक में चाहूँगा आपका CSC पर, बहुत ही क्लियर चार्ट, 180 के ऊपर। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? जी जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये भी हमारे शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स में था, क्योंकि पूरा का पूरा पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे मोमेंटम अच्छा बन रहा है, और CSC तो उनमें से एक क्लियर ऑल ट्रेजेक्टरी थी, उसके सरपास कर चुका है। तो अब ये जनवरी 2025 का जो हाइज है उसको सरपास कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 195 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, या कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाए। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 178 का एसएल मेंटेन करे। पहला टारगेट 189 और सेकंड टारगेट 195 के लिए इसमें होल्ड करे पोजीशन। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे आया कि आपने, शुक्रिया। निफ्टी 25441 उस 9:06 और 10 बजे वाले स्विंग लो को अभी तक होल्ड कर रहा है। थर्ड क्रिटिकल है, थर्ड डिसाइसिव होता है, इस बात को जहन में रखिएगा।